कोमल अपने पति अंकित, सास पुष्पा और ससुर मनोज के साथ रहती है। मनोज काफी रंगीन मिजाज का होता है। ऐसे ही एक रोज जब सास की सहेली सुगंधा घर आती है, तभी क्या बात है सुगंधा जी, आप आज यहाँ पर? वही मैं सोचूं, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। मेरा घर आज बगीचा कैसे बन गया। फिर देखा कि उसमें आप जैसा एक फूल खिलाया है। क्या अभी भाई साहब, बड़े ही मजाकिया हो। अरे सच कह रहा हो, मैं कभी भी मजाक नहीं करता। जो दिल में होता है वही जुबान पे भी होता है। आपको यहाँ पर देखकर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया सुगंधा जी। और सच कहूँ तो अभी जाकर सही मायने में मेरी गुड मॉर्निंग हुई है। आप तो बाहर जाने वाले थे ना, तो जाइए ना। यहाँ हमारे बीच आकर हमारा अच्छा खासा मूड खराब क्यों कर रहे हो। अरे बाबा, मेरा मूड तो अब बना है जब सुगंधा जी हमारे घर में आई है। मानो घर में बाहर आ गई हो। पर कोई बात नहीं, जाते जाते एक कप चाय ही पी लेता हूँ। फिर मनोज चाय पीता है। अरे मनोज भाई साहब, ये आपने क्या कर दिया। ये तो मेरी जूठी चाय थी और आपने इसे ही पी लिया। अच्छा, तो ये चाय आपकी जूठी थी। तभी मैं सोचूं कि पुष्पा तो रोज एकदम कड़वी और बेस्वाद चाय बनाती है, तो फिर इस चाय में आज इतनी मिठास कहाँ से आई। फिर अभी पता चला कि ये चाय तो आपकी झूठी है। हे भगवान, बस बहुत हुआ मनोज जी, जाइए आप यहाँ से। अरे यहाँ से तो तुम मुझे निकाल दोगी, पर अपने दिल से कैसे निकालोगी जाने मन। इतना कहते हुए मनोज वहां से चला जाता है। बाप रे, ये दिन ब दिन भाई साहब को क्या हो रहा है। लोग बढ़ती उम्र के साथ साथ बूढ़े होते जाते हैं, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा पति बढ़ती उम्र के साथ और भी जवान होते जा रहा है। वो तो अच्छा है कि मैं ही हूँ, वरना अगर यहाँ पर कोई दूसरी औरत होती तो वो तो उनकी चप्पल के साथ अच्छे से आरती करती। मेरे नालायक पति की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ सुगंधा। उन्होंने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। जब देखो तब मस्ती मजाक करते रहते हैं और बस दिन रात सबके साथ इसी तरह से पेश आते हैं। जब से रिटायर हुए हैं तब से दिमाग पे दौरे पड़ गए हैं उनके शायद। ना जाने कब ठीक होंगे ये। क्या तुम भी पुष्पा, पता नहीं उनके नखरे से कैसे झेल लेती हो तुम। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मनोज पूरे मोहल्ले में जवान लड़के की तरह कपड़े और गॉगल्स पहनकर बाइक पर घूमता रहता है, और लड़कियां देखी नहीं कि सीटी मारकर उनके साथ वो फ्लर्ट करने लगता है। धूप में निकला ना करो रूप की रानी। वैसे क्या बात है, आज गुलाब बनकर कहाँ जा रही हो। अरे ओ निकम्मे बुड्ढे, लाज शर्म है या नहीं तुझे। गुलाब में कांटे भी होते हैं, याद तो है ना। कांटों से डर नहीं लगता मेरी जान। तुम्हारी खातिर हम कांटों का भी दर्द सहन कर लेंगे। बस एक बार हाँ तो कहो। अबे ओ चूसे हुए आम, तुझे तो मैं अपना नौकर भी ना रखूं। देख, मैं एक विधवा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे इर्द गिर्द घूमता फिरता रहे और मेरे साथ इस तरह से फ्लर्ट करता रहे। तेरे परिवार वालों की खातिर मैं चुप हूँ, वरना कब का तुझे नंगा करके मार दिया होता और साथ ही तुझे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया होता। अरे वाह, गुस्से में भी ये औरतें कितनी सुंदर लगती हैं। अबे ओ कुत्ते, लगता है तू मानसिक रूप से बीमार है। हाँ, मुझे लवेरिया हो गया है। अरे छोड़ना, इस कोचू से बहस करके कोई फायदा नहीं। अगली बार अगर ये दिख गया तो इसकी ये बूढ़े टांगे तोड़कर इसके हाथ में ही दे देंगे। कमीना कहीं का। हाय हाय हाय, आपके मुंह से तो गालियां भी एकदम मीठी लगती हैं। अरे रुको तो। वो दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। फिर ऐसे ही एक दिन, देखो बहू, मैं आजकल जिम जाने लगा हूँ। एक हफ्ता भी हो चुका है। तो बताओ, लग रहा हूं ना एकदम सलमान खान की तरह। क्या अब भी पापा जी, हीरो अपनी उम्र के हिसाब से ही अच्छे लगते हैं। अरे बाबा, तुम अपना नजरिया बदल कर तो देखो।
एक बार मुझे अपना ससुर नहीं, दोस्त समझकर देखो, फिर देखना मैं तुम्हें कैसा लगूंगा। क्या आप भी पापा जी, कभी तो सीरियस हो जाइए। जब देखो तब ऊटपटांग बातें करते रहते हो। ऐसा नहीं है बहू, तुम्हें लेकर तो मैं बहुत सीरियस हूँ। हे भगवान, वैसे आज ये रंग तुम पर बहुत जच रहा है, मानो ये रंग केवल तुम्हारे लिए ही बना हो। शायद हम पिछले जन्म में एक दूसरे को जानते थे, जब हमारा रिश्ता कुछ और ही था। और इस जन्म में मेरी किस्मत तो फूटी निकली। तुम मेरी बहू और मैं तुम्हारा ससुर बन गया, जबकि मेरी जगह कुछ और ही होनी चाहिए थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? उतने में वहां पर अंकित आ जाता है। चलिए पापा, अब बैठकर चाय पीजिए। और कोमल, तुम पराठे बना दो। अरे ओ हिटलर की सेकंड कॉपी, अपनी बहू से ही तो बात कर रहा हूं ना मैं, थोड़ी ना किसी पड़ोसन से बात कर रहा हूँ। चल हट यहाँ से। मैं और बहू तो एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। ये दुनिया ने बहू और ससुर का रिश्ता काफी अजीब बना कर रखा है। पता नहीं लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। बस पापा, माना कि मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी फालतू की हरकतें चालू रखो। कोमल बहू है आपकी, मेरी बीवी है वो। अरे थोड़ा तो लिहाज रखिए। लिहाज? पर मैंने तो आज तक केवल प्याज ही सुना था, और प्याज तो रसोई में ही रखा है। तो फिर ये लिहाज क्या होता है? अरे जाने दे बेटा, इस बुड्ढे के मुंह मत लग तू। लगता है सुबह सुबह पीकर आए हैं ये। तू ऑफिस जा, मैं यहाँ पर सब संभालती हूँ। इस तरह से पुष्पा उससे अंकित को शांत कराती है। फिर उसके बाद वो नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। फिर बाद में, अरे माँ जी, आपको पापा जी की ये हरकतें देखकर बुरा नहीं लगता क्या? बहुत बुरा लगता है बेटा, लेकिन मैं अपना दुख किसे जाकर बताऊं? तुझे तो पता ही है कि मैं अनाथ थी। एक होटल में खाना बनाने का काम करती थी। वहीं पर मिली थी तेरे ससुर जी से। शादी के कुछ सालों तक वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन अब वो ज्यादा पैसे कमाने लगे हैं और बहुत अमीर भी बन गए हैं। फिर उसके बाद तो वो सारा पैसा औरतों पर उड़ाने लगे। उनके तो कई सारे अफेयर्स भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। बाप रे, पापा जी तो बहुत ही बड़े खिलाड़ी निकले। और ये सब सुनकर मुझे तो उन पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पता नहीं आपने सब कुछ कैसे सहन कर लिया। छोड़ ना बेटा, अब तो वो बुढ़े हो गए हैं। सारी अक्ल घुटने में चली गई है उनकी। और अब तो मैं बस तेरे लिए और अंकित के लिए जीती हूँ। और जल्दी से कोई नन्हा मेहमान ला दो इस घर में, ताकि मरने से पहले मैं अपने पोता और पोती के साथ बहुत सारा अच्छा समय बिता पाऊँ। दुआ कीजिए कि जल्दी हम आपको वो सुख दे दे। और आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं और अंकित हमेशा आपके साथ हैं। उल्टा मैं तो आपको ये कहती हूँ कि आप भी जींस और टॉप पहना कीजिए। बाहर जरा घूमो फिरो, दोस्त बनाओ, और ज्यादातर मेल फ्रेंड्स। और आप अगर क्लब में जाओगे तो आपकी उम्र के भी ना जाने कितने सारे अंकल मिलेंगे आपको, वो भी एकदम हैंडसम वाले। अगर पापा जी अपनी लाइफ एकदम बेबाक होकर जी सकते हैं, तो आप क्यों नहीं माँ जी? नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। तेरे पापा जी थोड़ा परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तुम दोनों हो ना मेरे लिए, वही बहुत है। ठीक है माँ जी, जैसा आपको रहना है आप वैसे ही रहिए, बस खुश रहिए, यही चाहती हूँ मैं। फिर एक रात जब मनोज रसोई में आता है, तभी, अरे ये क्या पुष्पा, तुम रो रही हो? पुष्पा, आई हेट टीयर्स, रो मत यार। मैं रो नहीं रही, प्याज काटने के कारण आंखों में से मेरे आंसू आ रहे हैं, और कुछ भी नहीं। अच्छा चलो, आज घर पर कोमल और अंकित दोनों भी नहीं है, तो क्यों ना हम हमारी पुरानी यादें ताजा कर ले। पुरानी यादें ताजा करें? मतलब कहना क्या चाहते हो आप? मेरा मतलब ये है कि क्यों ना थोड़ा बहुत रोमांस हो जाए। क्यों, दुनिया भर की औरतों से फुर्सत मिल गई क्या आपको, जो अब घूम फिर कर अपनी बीवी के पास आए हो आप? अरे बाबा,
तुम तो मेरा पहला प्यार हो, तो मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। बस बस, दूर रहो मुझसे। आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। दिन रात बस पीते रहते हो। अरे एक दिन ऐसे ही पी पी कर टपक जाओगे। अरे जाने मन, मुझे तो बस तुम्हारे प्यार में टपकना है, और कहीं नहीं। देखिए, मैं बहुत थक गई हूँ और खाना खाकर अभी मैं सोना चाहती हूँ। ज्यादा बनो मत, हम तो सिर्फ उम्र से ही बूढ़े होते हैं, पर आज भी हम में वही जोश है। चलो ना मेरी जान, पुराने दिनों की बहुत याद आ रही है। उन लम्हों को फिर से जी लेते हैं। चलो। मैंने कहा ना, मुझे नींद आ रही है। तुम्हें तो बहुत तेवर आ चुके हैं। लगता है तुम्हारी सौतन लानी होगी मुझे। अरे जाओ जाओ, दुनिया भर तो मुंह मार ही चुके हो, और अब तो बस घर में सौतन लानी ही बाकी है। तो वो भी ला दो। ना जाने अब और क्या क्या देखना बाकी है। आपने तो मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। इतना कहते हुए पुष्पा वहां से चली जाती है। मोहल्ले वाले भी अब मनोज की घटिया हरकतों से बहुत परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले के आदमी अंकित के पास आते हैं। देखो अंकित, पूरे मोहल्ले को पता है कि तुम्हारी माँ और बीवी तीनों का स्वभाव कितना अच्छा है। कितनी इज्जत वाले लोग हो तुम तीनों। इसीलिए हम सब तुम लोगों की इज्जत के लिए चुप है। लेकिन तुम्हारे पियक्कड़ पिता की जो रंगीन हरकतें हैं, वो तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए उन्हें तुम ही अपनी भाषा में समझा दो। और नहीं तो क्या, मोहल्ले में लड़कियां डर रही है अब। एक बूढ़ा आदमी होकर भी वो अपने से आधी उम्र वाली लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। समझा दो अपने बाप को, वरना जल्दी खाना खाने की जगह पर जेल की हवा खाते हुए दिखेगा वो। फिर उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आ पाएगा। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं आप दोनों की बात अच्छे से समझ चुका हूँ, और मैं अपने पापा से इस बारे में आज बात जरूर करूंगा। आप दोनों निश्चिंत रहिए। कल से पापा के कारण मोहल्ले में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे। हाँ बेटा, वही बेहतर रहेगा। गुस्से में अंकित आग बबूला होकर घर जाते ही नशे में धुत मनोज को सुनाने लगता है। अबे ओ दो कौड़ी के लड़के, तू किसको सुना रहा है? बोल मत, मैं तेरा बाप हूँ। अरे तुझे मैंने ही पैदा किया है, और तू एक ही उल्टा मुझे ही सुना रहा है। सॉरी पापा, आप रिश्ते में भले ही मेरे पिता ही क्यों ना हो, लेकिन आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हो ना, मैं उन सब के सरासर खिलाफ हूँ। और मुझे सामने से लोग आकर आपकी शिकायत कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी हरकतें कोई नौजवान करता तब भी मैं समझ पाता, लेकिन आप जैसा अधेड़ उम्र का आदमी ये सब कर रहा है, और ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब लगता है। अरे लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं कि इतना बुढ़ा होकर भी आप ठरकी हो गए हो। अरे बुढ़ा होगा तो मैं तो तुझसे भी ज्यादा जवान और हैंडसम हूँ। और तेल लेने गए वो सारे लोग। उन्हें जितनी शिकायतें करनी है करने दो, पर मैं अपनी मौज मस्ती बंद नहीं करूंगा। अपने गुस्से पर कंट्रोल करो अंकित। जब पापा जी होश में रहेंगे तब तुम उनसे बात करना, क्योंकि अभी तो वो एकदम पीकर टल्ले हो चुके हैं। उन्हें तो कोई बात समझ भी नहीं आ रही होगी। पर कोमल, पापा तो चौबीसों घंटे पिए हुए ही रहते हैं। फिर मैं उनसे बात कब करूं? मोहल्ले में मैं लोगों को बोल चुका हूँ कि कल से ये सब नहीं होगा, और वो लोग तो सिर्फ हमारी खातिर ही चुप है। और सबके सब्र का बांध कब का टूट चुका है। जो होना है होने दो अंकित। जब पापा जी खुद लोगों की मार खाएंगे और जेल जाकर चक्की पीसेंगे, तभी उनकी सारी अकल ठिकाने पर आएगी। फिर उसके बाद करीबन एक महीने के लिए मनोज गांव चला जाता है, और तभी सब सुकून से रहने लगते हैं। लेकिन जब वो वहां से लौट कर आता है, तभी उसके साथ उसकी दूसरी बीवी भी होती है। ये सब क्या है पापा जी? ये लड़की कौन है? और ये लड़की तो मेरी ही उम्र की लग रही है। हाँ बेटा, ये तुम्हारी दूसरी सास है। क्या? पापा, ये सब क्या चल रहा है? अरे ये तो तेरे लिए सरप्राइज है बेटा। क्यों पुष्पा,
अपनी नई सौतन का स्वागत नहीं करोगी क्या? क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे जो होना था वो तो अब हो चुका है जाने मन। कहा था ना मैंने तुमसे कि मैं तुम्हारे लिए सौतन लाऊंगा। अब देखो, सच में ला दी मैंने सौतन। ये देखकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है मनोज जी? ये तो बहू की उम्र की है और आपने इससे शादी कर ली। आखिर ये सब क्या चल रहा है? हाँ पुष्पा, तुमने सही कहा। मैंने दूसरी शादी कर ली और ये है तुम्हारी गांव की प्रेग्नेंट सौतन। दिलरुबा नाम है इसका। क्या? नमस्ते मेरी प्यारी सौतन पुष्पा। अब जाओ, जाकर आरती की थाली लेकर आओ। स्वागत करो हमारा भाई। भला ये क्या बात हुई? बस मेरा मुंह ही ताड़े जा रहे हो। मनोज जी, ये आप कैसे कर सकते हो? आज तक तो मुझे यही लगता था कि आप बस औरतों के साथ मस्ती मजाक करते हो, लेकिन आपने तो सच में किसी और से ही शादी कर ली और उसे यहाँ पर लेकर भी आ गए। ये आपने बहुत गलत किया है मनोज जी। विश्वासघात किया है आपने मेरे साथ। अरे माँ जी, संभालिए अपने आप को। देख तो बहू, अंकित बेटा, तेरे बाप ने ये क्या कर दिया? अब इस उम्र में अपने से आधी उम्र वाली गर्भवती सौतन को ही देखना रह गया था बस। ये दिन देखने से पहले ऊपर वाला अगर मुझे उठा लेता तो अच्छा होता। ये आपने बहुत गलत किया है पापा। अरे मुझे तो आपको पापा कहने में भी घिन आ रही है। हाँ पापा जी, आप बाकी औरतों के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे, वहां तक तो भी सब सह रहे थे हम, लेकिन आपने तो सीधे दूसरी शादी ही कर ली। क्यों पापा जी? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दिलरुबा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसीलिए। और इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो मैं इसे गांव में अकेला कैसे छोड़ सकता था? और देखो, अब ज्यादा रोना धोना मत करो। मैं कहीं नहीं गया। माना कि साथ में सौतन लेकर आया हूँ, लेकिन लौटकर तो तुम्हारे पास ही आया हूं ना मैं। तुम और दिलरुबा दोनों सौतन साथ मिलकर खुशी से रहो। देखो, अब तुम्हें ही इसकी देखभाल करनी है। और पुष्पा, आई हेट टीयर्स। आप तो चुप ही रहिए। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है आपने मेरी। ना जाने ऐसी कौन सी मनोज घड़ी थी वो, जब मैंने आपके जैसे नालायक आदमी के साथ शादी कर ली। रोते रोते पुष्पा अपने कमरे में चली जाती है। ओफो मनोज, दिलरुबा का दिल दुख रहा है, क्योंकि यहाँ तो मेरा कोई स्वैग से स्वागत कर ही नहीं रहा। बहू रानी, मेरा मतलब कोमल, माना कि हमारी उम्र लगभग एक बराबर ही है, पर फिर भी रिश्ते में मैं तुम्हारी अब सौतेली सास हूँ, तो अपनी सौतेली सास की आरती नहीं उतारोगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरी सिर्फ एक ही सास है और वही हमेशा रहेगी। उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। और तुम मेरी सौतेली सास बनने के लायक भी नहीं हो दिलरुबा। आज से आप मेरे लिए मर चुके हैं पापा। मजबूरी के चलते हमें एक ही घर में रहना होगा, लेकिन कोशिश तो यही रहेगी कि जल्द से जल्द मैं आपसे दूर हो जाऊं। माँ का दिल दुखाकर आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों से गिर चुके हो, और अब मैं आपको फिर कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर कोमल और अंकित भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे जाओ जाओ, तुम लोगों को मेरा साथ ना देने के कारण मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। अरे मेरे दिल की धड़कन दिलरुबा के लिए मैं खास नौकरानी रखूंगा। और मेरी जान, पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे पास। एक चुटकी बजाकर ही नौकरानी हाजिर हो जाएगी तुम्हारे लिए। हाय मैं मर जावा। शुक्रिया मनोज, सारी बातें यही करोगे या हम दोनों आपके कमरे में भी जाएंगे? कमरा तो अभी सेट नहीं होगा, लेकिन अगले 2 दिनों में मैं ऊपर का एक बड़ा वाला कमरा बनवाने के लिए कह देता हूँ। फिर उसके बाद हम दोनों तो उसी में रहेंगे। तुम्हारे लिए वो कमरा एकदम आलीशान तरीके से सजाने के लिए कहूंगा मैं। ठीक है मेरी जान। दिलरुबा के आने से पुष्पा को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो दिन रात बस रोती ही रहती है। ये सब क्या चल रहा है माँ जी? आप कब से रो रही हो? देखो, इस तरह से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ खा लीजिए माँ जी।
आपको दवाई भी लेनी है ना। प्लीज माँ जी, मेरी बात सुनिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कोमल कि जिंदगी में मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। मनोज जी ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। अब क्या कर सकते हैं माँ जी, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब आपको आगे बढ़ना होगा माँ जी। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, इसलिए आप मत रोइए। आपकी अपनी भी कोई जिंदगी है। और किसने कहा कि आप अकेली हो? मैं बचपन से अकेली ही हूँ कोमल। आप तब अकेली होगी माँ जी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके बेटा और बहू आपके साथ हमेशा रहेंगे। हम आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए माँ जी। शुक्रिया कोमल। खैर, अब रो रो कर क्या ही मिलेगा मुझे। सही कह रही है तू। इस फरेबी आदमी के लिए मैंने जीवन भर कितना कुछ किया, पर अब अंतिम दिनों में इन्होंने मुझे ये धोखा दिया है। खैर, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और बस खुशी रहूंगी। माना कि मेरा दिल बहुत दुखा है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब से मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। कोमल के सांत्वना देने से पुष्पा में थोड़ी हिम्मत आ जाती है और अब घर में कोई भी मनोज और दिलरुबा से बात ही नहीं करता। ऐसे ही एक रोज, और ये क्या, ये चिलमिल ने तो आज का खाना बनाया ही नहीं। मनोज, ये कैसी नौकरानी रखी है तुमने? क्या कहा? झिलमिल खाना बनाए बगैर ही चली गई? हाँ मनोज, शायद आज उसे कहीं जाना था। कह भी रही थी वो, लेकिन तब मैं थोड़ी नींद में थी ना। और अब क्या करें हम? अभी के लिए तो मैं कोमल से ही कुछ मांगता हूँ। मनोज कोमल के पास जाकर खाना मांगे, उससे पहले ही पुष्पा वहां आकर उन दोनों को थाली देती है। ये लीजिए आपका खाना, और ये रहा दिलरुबा का खाना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा। मेरे पेट में तो बहुत ही तेज चूहे दौड़ रहे हैं। देखो दिलरुबा, ये सब तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिए कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे इस गुनाह में इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। इतना कहकर पुष्पा वहां से चली जाती है। ये सब क्या है माँ? आपने उन दोनों को जाकर खाना क्यों दिया? हाँ माँ जी, घर के साथ साथ रसोई का भी बंटवारा हो चुका है। अरे उन्होंने तो हर एक काम के लिए अच्छी खासी नौकरानी रखी है, तो वो नौकरानी नहीं बना सकती क्या खाना? और भूलो मत माँ कि उन दोनों ने आपको कितना दुख दिया है। जानती हूँ बच्चों, लेकिन आज झिलमिल बिना खाना बनाए ही चली गई थी। और आजकल बाहर का खाना भी कितना खराब बनता है। और ये सब मैंने दिलरुबा के पेट में पल रहे बच्चे के खातिर किया है, और कुछ भी नहीं। मैं आपकी बात अच्छे से समझ सकती हूँ माँ जी। इंसानियत के धर्म से बढ़कर और कोई भी धर्म नहीं होता, इसीलिए हम जैसे साफ दिल वाले लोग ये सब कर देते हैं। लेकिन कभी कभी हमें दिल की जगह पर दिमाग से सोचना चाहिए। हर बार आप तो बस सामने वाले के साथ अच्छा ही करती हो, फिर चाहे आपके साथ वो सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना कर ले। और ये बात तो गलत है ना माँ जी? वो तो है बेटा, मगर देखो माँ, 100 बात की एक बात, आप उन दोनों से बात नहीं करोगी। अरे उन दोनों के पास तो कई सारे साधन हैं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, और वो आराम से अपने होने वाले बच्चे का ध्यान भी रख सकते हैं। इसीलिए आपको जगत माता बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपनी लाइफ में खुश रहिए। ये रहे 10,000 रुपए। आपको अपनी सहेलियों के साथ बनारस की ट्रिप पर जाना था ना, तो चले जाइए उनके साथ और खूब एंजॉय कीजिए। ठीक है बेटा, पति तो बहुत बुरा मिला, लेकिन जिंदगी ने मुझे बेटा और बहू लाखों में एक दिए हैं, और हमें आप जैसी करोड़ों में एक माँ। पुष्पा अपनी सहेलियों के साथ घूमकर आती है, जिसके बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन, ये तुम क्या कर रही हो कोमल? दिलरुबा के खाने में ये क्या मिला रही हो? अरे माँ जी, ये खाना दिलरुबा का नहीं है, पापा जी का है। इस पाउडर को मिलाने से पापा जी को गहरी नींद आएगी, और वो उठेंगे ही नहीं, सीधे 2 दिनों के बाद उठेंगे। क्या? अरे पर तू ये सब क्यों कर रही है? क्या है तेरा मकसद?
मैंने उन दोनों को कल रात आपस में बतियाते हुए सुन लिया था कि वो दोनों 2 दिनों के लिए किसी बड़े रिसोर्ट में घूमने जा रहे हैं। और जब पापा जी नींद से उठ ही नहीं पाएंगे तो वो दोनों बाहर घूमने कैसे जा सकते हैं। और तो और परसों के दिन उस टाइम दिलरुबा का जन्मदिन भी है और पापा जी के सोने के कारण उसका जन्मदिन तो खराब ही हो जाएगा। और यही तो मैं चाहती हूँ। बिल्कुल सही किया तूने। वो आदमी उसी लायक है। फिर उस खाने को खाने के कारण मनोज वाकई में 2 दिनों तक उठ ही नहीं पाता और इस चक्कर में दिलरुबा को पैसे भी नहीं मिलते और उसका जन्मदिन पूरी तरह से खराब हो जाता है। मुझे माफ कर दो दिलरुबा, मुझे सच में नहीं पता कि इतने लंबे समय से मैं कैसे सो रहा हूँ। तुम तो चुप ही करो मनोज। ना जाने कौन से खटिया नशे करते हो जिसके चलते 2 दिनों तक तुम्हारी आंख ही नहीं खुलती। जन्मदिन साल में तो एक ही बार आता है और तुमने तो मेरा इतना स्पेशल दिन खराब ही कर दिया। अब जाओ, मुझे तो तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। उफ हो जाने मन, ऐसा मत कहो ना। अच्छा बाबा ठीक है, तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हें दिला दूंगा। जहाँ कहोगी वहां लेकर जाऊंगा। बस ये उदास मत रहो ना बाबा। तो फिर ठीक है, मुझे अभी के अभी शहर के सबसे बड़े होटल में लेकर चलो और 30-40 हजार की खरीदारी भी करा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। बस इतनी सी बात। ठीक है मेरी जान, चलो फिर। उनकी ये बातें कोमल और पुष्पा सुन लेती है। सुना ना आपने माँ जी, मुझे तो ये लगता है कि ये गांव की दिलरुबा ने पापा जी के पैसों के लिए शादी की है और इसीलिए वो प्रेग्नेंट भी हो गई है ताकि पापा जी को मजबूरन उनसे शादी करनी पड़े। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन मनोज के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। औरतों के सामने ये बहुत अमीर बनता है ना, और जब यही औरत उसे पूरी तरह से कंगाल कर देगी तब आएगा असली मजा। हाँ माँ जी, तभी जाकर पापा जी की अकल ठिकाने पर आएगी। फिर एक दिन जब मनोज की तबीयत खराब हुई होती है तभी। अरे दिलरुबा, तुम कहाँ जा रही हो? घर पर बैठ बैठ कर मैं पक चुकी हूँ मनोज, इसलिए मुझे पहाड़ जाने का बहुत मन कर रहा है। अरे यहाँ पर मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है और तुम कह रही हो कि तुम्हें बाहर घूमने जाना है, तो अब क्या मैं यहाँ दिन रात बैठकर तुम्हारी सेवा करती रहूं क्या? अच्छा ठीक है बाबा, जाओ। काश घर वाले मुझसे बात कर रहे होते, कम से कम कोई तो मुझसे मेरा हालचाल पूछ लेता। नहीं माँ जी, आप अपना कदम आगे नहीं बढ़ाओगे। बोलो मत। पापा जी ने आपके साथ क्या किया है और इन्हें अपनी गलती का एहसास होने दो। ठीक है बेटा। फिर ऐसे ही एक दिन जब कोमल के द्वारा फैलाए गए तेल पर फिसलकर दिलरुबा नीचे गिर पड़ती है तभी। कोमल, आज तुम्हारे कारण मेरी दिलरुबा फर्श पर गिर गई है। अरे तुम जानती नहीं क्या, दिलरुबा एक प्रेग्नेंट औरत है और उसके बावजूद भी तुमने उसके साथ ये सब किया। बस कीजिए मनोज जी, कोमल की इसमें कोई गलती नहीं है। ये दिलरुबा ही बिना देखे चल रही थी। इसका ध्यान सिर्फ अपने फोन में ही होता है। अपनी बहू की ज्यादा तरफदारी मत करो। बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं, तुम तीनों अपनी अकड़ में ही रह रहे हो। देखो पुष्पा, ये सारे तेवर कहीं और जाकर दिखाना। ये मेरा घर है, इसलिए अपनी औकात में रहो, वरना 1 मिनट में ही तुम तीनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। बस कीजिए पापा जी, आप माँ जी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। अरे तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? 2 कौड़ी की लड़की। चल, पहले तू ही इस घर से निकल और तेरे नल्ले पति को भी बोल देना इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उसे तो मैंने ही पैदा किया है और वो एक ही मुझे ही ज्ञान सिखाता रहता है। मनोज कोमल को बाहर का रास्ता दिखा ही रहा होता है कि उतने में पुष्पा उसे ही धक्का मारकर बाहर निकाल देती है और लगे हाथ वो दिलरुबा को भी बाहर कर देती है। पुष्पा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ही मेरे घर के बाहर निकालने की? 1 मिनट मनोज जी, ये आपका नहीं मेरा घर है। क्या? शायद आप भूल गए हो,
कि आप ही ने कई सालों पहले अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पर कर दी थी। ये घर तुम्हारा गांव का बंगला और बाकी की कमाई मेरे ही नाम पर है। और अब बस, बहुत हो गया। अरे आपको क्या लगा कि आप मुझे धोखे पे धोखे देते रहोगे और मेरे बच्चों का अपमान करोगे? अब जाओ, हमें घर से बाहर निकाल रही थी ना। अब आपकी ही इस घर में कोई जगह नहीं है और ना ही इस छिछोरी लड़की की। इतना कहकर पुष्पा मनोज के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। तुम चिंता मत करो दिलरुबा, मैं सब ठीक कर दूंगा। अबे चुप कर बुड्ढे, और जाकर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। मुझे ऐसे कंगाल आदमी के साथ रहना ही नहीं है, जिसके पास कुछ भी ना हो और मेरे पेट में तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। ये सब तो बस एक नाटक था, ताकि तुम मुझसे शादी कर सको और मैं यहाँ पर तुम्हारे बीवी बनकर आ सकूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए थे। लेकिन अब जब तुम्हारी खुद की ही कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ गई है, तो मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। क्या? इतना बड़ा धोखा? और इस तरह से अंत में दिलरुबा उसे छोड़कर चली जाती है, जिस कारण मनोज ना घर का रहता है ना घाट का, और वो अपने किए पर बहुत पछताता है। जानकी निवास में ऊपरी मंजिल पर अमीर डॉली अपने पति रोहित के साथ और नीचे की मंजिल में डॉली की करीब देवरानी सुरभि अपने पति भावेश के साथ रहती है। एक रोज, अरे गधेड़ियों, ये सब क्या है? आज घर पर मेहमान आने वाले हैं और तुम दोनों को मैंने कहा भी था ना कि सारा काम निपटा देना, लेकिन तुम दोनों तो यहाँ सोफे पर फैल कर बैठी हो और मस्त मजे से टीवी में घुसी पड़ी हो। ओफो माँ जी, कितना चिल्लाती हो आप? आपकी बातों से तो मेरे कान फट जाएंगे। वही तो, हमें क्या आपने बेहरा समझ के रखा है क्या? बेहरा नहीं, एक नंबर की नालायक बहू हो तुम दोनों। पहले ये डॉली बहू बनकर आई, तब मुझे लगा कि चलो मेरे तो भाग ही खुल गए, लेकिन नहीं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि चलो दूसरी बहू आ गई, लेकिन ये सुरभि भी गई गुजरी ही निकली। तुम दोनों जैसी बहुएं तो कहीं हो ही नहीं सकती। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही। हमारी जैसी इतनी बेस्ट और मस्त बहुएं तो कहीं हो ही नहीं सकती। क्यों दीदी? करेक्ट सुरभि, हम दोनों तो बेस्ट है। बेस्ट मेरी जुत्ती, काम की ना काज की, बस दुश्मन अनाज की। अब बकवास करना बंद करो और जल्दी से काम करो। तुम दोनों के पास केवल 1 घंटा है। अरे क्या माँ जी, आप भी? हम दोनों तो एक बहुत ही मस्त मूवी देख रहे हैं और मैं तो ये भी कहती हूँ कि आप भी हमारे साथ बैठकर ये मूवी देखो। काम तो होता ही रहता है ना। अरे नालायक होने की भी हद होती है। और तुम दोनों ने तो उसमें पीएचडी करके रखी है। कैसे निर्लज औरतें हो तुम दोनों। मेहमान आने वाले हैं और अब तक पूरा तो क्या, आधा काम भी नहीं हुआ है और तुम दोनों यहाँ बैठकर आराम से मूवी देख रही हो। अगर तुम दोनों यहाँ बैठकर टीवी देखोगी तो घर का काम तुम्हारी अम्मा आकर करेगी क्या? नो माँ जी, अम्मा तो नहीं करेगी, पर हाँ, हमारे द्वारा बुलाए गए कुछ लोग जरूर कर देंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि हमने ऑनलाइन कुछ नौकरानियों को बुलाया है। वो लोग आकर 1 घंटे में खाना सफाई सब कुछ कर देंगे। इसलिए आप चिल करो और हमारे साथ बैठ जाओ, पॉपकॉर्न ठूसो और मूवी देखो। जी माँ जी, अब आ भी जाओ ना, ज्यादा सोचिए मत। अरे गधेड़ी, माना कि तू पैसे वाले खानदान से है, लेकिन ऐसे हमेशा अपने पैसों का इस्तेमाल करके तू अपने काम से नहीं बच सकती। अगर उतने ही पैसे तू बचा ले तो कितना अच्छा होगा। अरे माँ जी, दीदी के पैसों की चिंता आप क्यों कर रही हो? छोड़ो ना, भगवान जी ने दीदी को पहले से ही इतना सब दिया है और अब आगे भी ढेर सारा धन देंगे। वो जो भी हो, देखो, आज तो मैं तुम दोनों चुड़ैलों को बख्श रही हूँ, लेकिन अगर आइंदा से तुम दोनों ने काम के मामले में कोई आनाकानी या आलस किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। फिर मेरा चंडी रूप देखने के लिए तैयार रहना। वो तो हम रोज ही देखते हैं माँ जी, कुछ नया बताओ। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं माँ जी।
लगता है आपके कान में कुछ इशू हो गया है। आजकल आपको अचानक से कुछ भी सुनाई देने लगा है। वो तो आपका कान की डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करा दूं क्या? तुम दोनों कभी नहीं सुधरने वाली। डॉली और सुरभि दोनों देवरानी जेठानी नहीं, बल्कि पक्की सहेलियां होती हैं। उन दोनों के गहरे रिश्ते को देखकर सभी लोग एकदम चकित हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, ध्यान से सुन लो, दिवाली का पावन त्योहार आने वाला है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इस बार की दिवाली एकदम मस्त हो। घर की सफाई तुम दोनों को ही करनी होगी, और ना ही सिर्फ वो, बल्कि हर एक काम तुम दोनों को साथ में करना होगा। और सुरभि की तो ये पहली दिवाली होगी इस घर में। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, पिछले साल की तरह ही इस बार भी मैं काम वाली को बुला लूंगी। उसे एक्स्ट्रा पैसे दूंगी तो वह सारा काम एकदम अच्छे से करके देगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उससे काम करवाने की। अरे तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, और तुम दोनों का हर काम में हाथ लगना बहुत शुभ होता है। इसीलिए तुम्हें ये सब करना ही होगा। और खबरदार, जो किसी भी नौकर को बुलाया तो। पर माँ जी, चिंता मत करो ना डॉली, हम दोनों मिलकर सारी सफाई कर देंगे। देखना, बहुत मजा आएगा। फिर डॉली और सुरभि दोनों ऊपर और नीचे की मंजिलों की सफाई में जुट जाती हैं। देख सुरभि, ये रहा मेरा इम्पोर्टेड वैक्यूम क्लीनर। इससे सफाई जल्दी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगी इस वैक्यूम क्लीनर से सफाई। इसलिए मैं तो झाड़ू और पोछे से ही साफ करूंगी। ठीक है, फिर तू मेरे ऊपर की एरिया की सफाई कर और मैं तेरे नीचे की एरिया की सफाई करूंगी। फिर वो दोनों सफाई कम और मस्ती ज्यादा करने लगती हैं। बीच में ही गाना बजाकर नाचने गाने लगती हैं, और सारे फर्श पर साबुन पानी और झाग होता है, और उसमें होती है ये दोनों बहुएं। ऐसे में वहां पर जानकी आती है, और वो वहां पैर रखकर फिसल जाती है। हाय राम, मेरी कमर! अरे बंद करो अपना ये तमाशा। दिवाली की सफाई कर रही हो या होली खेल रही हो, हर जगह पानी और साबुन फैला हुआ है। बेशर्म कहीं की। सॉरी माँ जी, लेकिन हम तो ऐसी ही सफाई करेंगे, नाचते गाते ठुमके लगाते हुए। हाँ माँ जी, अब हम दोनों देवरानी जेठानी है ही इतने अलग कि हर बोरिंग से बोरिंग काम में भी मस्ती और मजा ढूंढ ही लेती है। अरे निकम्मियों, इस तरह से सफाई तुम्हारी माताजी ने की थी या पिताजी ने की थी? सफाई करने की जगह तुम दोनों पूरे घर को और खराब कर दोगी। अरे इसे तो तुमने स्विमिंग पूल बना के रखा है। इससे अच्छा तो तू अपने पैसों से उन नौकरानियों को ही बुलवा लेती, वही सही रहता। देखा माँ जी, मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब रहने दो, मुझे और सुरभि को ये वाला काम करके बड़ा मजा आ रहा है। चिंता मत कीजिए माँ जी, अभी ये सब खिचड़ी देखकर आपको चिढ़ मच रही होगी, लेकिन आज शाम तक हमारा पूरा घर एकदम शीश महल की तरह चमक उठेगा। जानकी उन्हें कोई जवाब नहीं देती और बस सर पकड़कर परेशान खड़ी होती है। लेकिन शाम के समय ना जाने और कितनी गड़बड़ कर दी होगी इन नासपीटियों ने। अरे ये क्या, घर तो सच में एकदम साफ सुथरा हो गया है। क्या माँ जी, आप भी, आप ना हमें बहुत कम समझती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हम दोनों में हुनर कूट कूट कर भरा है। बस हम उसे दिखाकर अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते, यू नो ना। हाँ माँ जी, डॉली दीदी ने बिल्कुल सही कहा। चलो अच्छा है, रायता फैलाते फैलाते ही सही, लेकिन तुम दोनों ने अंत में सब कुछ समेट कर रख दिया, और मेरे लिए तो वही काफी है। तो फिर हमें आज की इस मेहनत के बदले क्या इनाम मिलेगा? बताओ ना माँ जी। इनाम? अरे ओ डोबी, तूने अपने ही घर की सफाई की है। यहाँ पर कोई सफाई प्रतियोगिता नहीं हो रही थी जो मैं तुम दोनों को उसके बदले में इनाम दे दूं। बड़ी आई इनाम मांगने वाली। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? हमारा इनाम तो कुछ और ही है। हमें तो बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। क्यों सुरभि, सही कहा ना मैंने? एकदम सही कहा, हम तो उसी के मारे हैं। अगर आपका आशीर्वाद साथ रहा तो हम हर एक काम ऐसे ही मस्त मजे से पूरा करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, आयुष्मान भव।
हमेशा दुखी, मेरा मतलब सुखी रहो और मेरी हर एक बात इसी तरह माना करो। ना जाने तुम दोनों किस मिट्टी की बनी हो। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा दिला देती हो, तो कभी कभी मेरा दिल भी जीत लेती हो। कभी खट्टी तो कभी मीठी, एकदम इमली जैसी हो तुम दोनों। फिर क्या, हम बहुएं किसकी हैं? आपकी ही ना। अगर आप खुद ही इमली जैसी होगी तो आपकी बहुएं भी वैसी ही होंगी ना। क्या कहा? जरा एक लाइन में तारीफ क्या कर दी। तू तो अपने असली रूप में आ गई। दोनों की ये दोस्ती देखकर सभी मोहल्ले वाले भी उन पर पहुंच चलते हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों घर के आंगन में फोटोशूट कर रही होती है, तभी देख सुरभि, ये मेरा सबसे महंगा वाला ड्रेस है, इसलिए इसमें एक से एक बढ़कर फोटो खींचना, जिससे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए। हाँ दीदी, फिक्र मत करो आप, आपकी ऐसे फोटो खींचूंगी ना कि उन्हें देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी तो क्या, फटकर बाहर ही निकल जाएगी। अरे बस बस, इतना भी ज्यादा नहीं। हाँ, क्या बात है। ऊपर की मंजिल पर इतना अच्छा महल जैसा कमरा होने के बाद भी ये डॉली मैडम तो आज घर के आंगन में फूल और कांटों के बीच में फोटोशूट कर रही है। क्यों, तुम्हें क्या चुभन हो रही है? मैं क्या तुम्हारे आंगन में आकर फोटोशूट कर रही हूँ क्या? नहीं तो, मैं तो बस। ओ प्लीज, चली जाओ यहाँ से। और तुम दोनों की जगह यहाँ धरती लोक पर नहीं, नागलोक में है। एकदम जहरीली हो तुम दोनों। जब देखो तो अपनी आंखें और मुंह से जहर उबालती हो और दूसरों पर चलती रहती हो, और तो और हमें बुरी नजर भी लगाती हो। अरे ओ गुलाम, तू तो शांत ही बैठ। गरीब गवार कही कि तू तो बस अपनी अमीर जेठानी की गुलामी ही करती रहे, तुझे वही शोभा देता है। हाँ तो तू मैं अपनी जेठानी की गुलाम, लेकिन तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? सिलबट्टे जैसी तो तेरी शक्ल है, और उसमें तू जब अपना ये मुंह खोलती है तो और भी बुरी लगती है। यार सुरभि, हम हाई क्लास लोग हैं, तो ऐसे लो क्लास वाले लोगों की मुंह नहीं लगती जान। छोड़ ना उन्हें और मेरे फोटोज खींचने पर ध्यान दे। वो दोनों पड़ोसियां वहां रहकर बकबक करती रहती है, लेकिन डॉली और सुरभि उन्हें कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर एक दिन जानकी को अपनी ननंद सुषमा का कॉल आता है। अरे जानकी, तेरी बहुएं तो एकदम सहेलियों की तरह घूमती फिरती है। मैंने उनकी फोटोज देखी जो उन्होंने स्टेटस पर लगाई थी। हाँ, सो तो है। दोनों में काफी अच्छा जुड़ाव है। लेकिन इतना भी मत होने दे कि उनका जुड़ाव तुझ पर भारी पड़ जाए। अरे इतिहास गवाह है, देवरानी और जेठानी के बीच में कभी अच्छे संबंध हो ही नहीं सकते। लेकिन तेरी दोनों बहुएं तो कुछ अलग ही है। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ कि अक्सर देवरानी और जेठानी के बीच अच्छे संबंध नहीं होते, लेकिन मेरी दोनों बहुएं चाहे नालायक हो या कैसी भी हो, वो दोनों मुझे अंत में निराश नहीं होने देती। सताती तो बहुत है, लेकिन अपना काम किसी भी तरह पूरा कर ही देती है। उनके होने से ही इस घर में रौनक है, और उनके बिना तो ये घर घर लगता ही नहीं। क्यों? हाँ दीदी, डॉली अमीर घराने से है, तो वही सुरभि गरीब घराने से है। मगर उन दोनों के बीच कभी भी अमीरी और गरीबी को लेकर कोई झगड़ा या नाराजगी आज तक कभी नहीं हुई, और मुझे उन दोनों की यही बात बहुत अच्छी लगती है। और वो दोनों चाहे कितनी भी मस्तीखोर क्यों ना हो, दिल से तो वो दोनों बहुत ही अच्छी है। चलो अच्छी बात है, भगवान करे कि वो दोनों ऐसे ही उस घर को सुख समृद्धि से जोड़ कर रखें। जी दीदी। सुषमा यानी डॉली और सुरभि की बुआ सास को उन दोनों के इस अच्छे रिश्ते को देखकर जलन सी हो जाती है। भैया के जाने के बाद ये जानकी तो कुछ ज्यादा ही तेज हो चुकी है। इसे तो अपनी दोनों बहुओं को लगाम देने नहीं आ रहा तो क्या हुआ? अब देखना मैं कैसे वहां जाकर उस घर की शांति भंग कर देती हूँ। फिर अगले दिन दिवाली की शॉपिंग के लिए वो दोनों बाजार जाती हैं। और तभी, वाह दीदी, इस लहंगे को तो देखिए, कितना सुंदर है ना। लेकिन अफसोस, मैं तो इसे खरीद ही नहीं पाऊंगी। अरे क्यों नहीं खरीद पाओगी तुम? जरूर खरीद पाओगी, और तुम दिवाली की रात तो यही लहंगा पहनोगी।
मगर कैसी दीदी? वाई फिकर व्हेन डॉली इज हियर। अरे मैं तुम्हारी जेठानी होने के साथ साथ मुफ्त की एटीएम मशीन भी तो हूँ। अरे मेरे बाप ने तो मेरे नाम पे जो जायदाद की है उसके पैसे कब काम आएंगे? जो चाहे वो खरीद लो, मैं भरूंगी उसके पैसे। लेकिन दीदी, ये तो पूरे 15,000 रुपए का लहंगा है। अरे यार, सिर्फ 15,000 ही तो है। कम ऑन सुरभि, मैं हूं ना। और अब प्लीज वो टीवी शो की बेचारी हीरोइन की तरह ड्रामा करना बंद करो और मस्त स्टाइल मारो। हमें दिवाली की रात सारी मोहल्ले की औरतों को चलाना है, वो भी पटाखों या फुलझड़ी से नहीं, बल्कि अपने स्टाइल और स्वैग से। क्या समझी? हाँ दीदी, जरूर जलाएंगे। और हम दोनों तो खुद किसी एटम बम से कम ही क्या। ये हुई ना बात। धन्यवाद दीदी। फिर घर जाते समय सुरभि भी डॉली के लिए रंगोली और दिए खरीदती है। वाह डॉली, ये तो बिल्कुल वैसे ही दिए हैं जैसे मुझे चाहिए थे। मैंने ऑनलाइन इन्हें कितना ढूंढा, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। मैं जानती थी दीदी कि आपको ये दिए बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ रुकाया और मैं मार्केट के अंदर वाली गली में गई। ये वहीं पर मिलते हैं। ओह स्वीट यार, ये मेरी ऊपर की बालकनी में लगाऊंगी मैं। वहां पर ये कितने एस्थेटिक लगेंगे ना। यू आर द बेस्ट सुरभि। अरे क्या भी दीदी, आपने भी तो मेरे लिए कितना महंगा लहंगा खरीदा ना, और उस लहंगे के सामने तो ये दिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है सुरभि, इन दियों की पैसों से कीमत भले ही कम हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। थैंक यू सो मच सुरभि। फिर अगले दिन अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। कौन है? कमाल है, सिर्फ बैग्स रखे हैं यहाँ पर। अरे कौन है वो बेवकूफ और निकम्मा जिसने बेल बजाई और यहाँ बैग रखकर चला गया? शक्ल तो दिखाओ, अभी तेरे बैंड बजाती हूँ। और नहीं तो क्या, हम दोनों को कितनी अच्छी नींद लगी थी, और इस बेल ने तो हमारी नींद ही बिगाड़ दी। अरे मैं हूँ। बुआ जी आप? हाँ मैं। क्यों नहीं आ सकती क्या? नहीं। क्या? मेरा मतलब नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकती हो आप। अब ये घर भी तो आपका ही है ना बुआ जी। माफ कीजिए बुआ जी, वो हमें ये लगा कि मोहल्ले का ही कोई हमारे घर के बाहर बैग रख के चला गया और मस्ती कर रहा है, इसलिए हम चिल्लाए। अरे कोई बात नहीं, मैं उतनी समझदार हूँ। अब दरवाजे पर ही बातचीत करती रहोगी क्या, या अपनी बुआ सास को अंदर भी बुलाओगी? जी माफी चाहती हूँ, आइए ना अंदर। दोनों बहुएं सुषमा को नाश्ता परोसती हैं और वो चारों एक साथ बैठकर ढेरों बातें करते हैं। आप तो हमेशा बताकर आती हो दीदी, तो फिर आज अचानक क्यों सीधे सीधे बैग वैग लेकर आ गई? सब ठीक तो है ना? हाँ जानकी, सब कुछ ठीक है। मैं तो बस ऐसे ही कुछ दिन यहाँ पर रहने चली आई, लेकिन दिवाली तो मैं घर पर ही मनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों के साथ एडवांस में दिवाली मना लेती हूँ, बस यही सोचा और चली आई यहाँ पर। चलो अच्छा किया आपने। वैसे राशि और प्रिया दीदी कैसी है? उन दोनों ने दिवाली की तैयारियां शुरू की या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, आधी तैयारियां तो हो भी गई है उनकी। मेरी बहुओं ने भी आधी तैयारियां कर दी है, बल्कि आधे से भी ज्यादा ही कर दी है। अब तो बस दिवाली की मिठाई और पकवान बनाने बाकी है। अच्छा, वैसे तुम दोनों के फोटोज में अक्सर देखा करती हूँ स्टेटस पर, और तो और जानकी भी बड़ी तारीफ करती है तुम्हारी। वही सोचकर मैं यहाँ चली आई कि तुम दोनों के साथ थोड़ा अच्छा समय बिताऊंगी। अब इतनी आदर्श बहुएं जो हो तुम दोनों। जी शुक्रिया बुआ जी। वैसे रोहित और भावेश कैसे हैं? वो दोनों तो बस अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। अभी तो हमारी फैक्ट्री भी बन रही है ना, इसीलिए उसी के काम में लगे हुए हैं। क्या कहा? दुकान से सीधे फैक्ट्री खोल दी? जी दीदी, दिवाली के अवसर पर फैक्ट्री की ओपनिंग होगी, आप भी आना अपने सह परिवार। कमाल है, इतना सब हो रहा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे तुम तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। बाहर वालों से छुपा लेती ना, लेकिन मुझसे क्यों छुपाया? मैं तो भावेश और रोहित की बुआ हूं ना, तो मुझे बताने में क्या हर्ज था? ऐसी बात नहीं है दीदी, छोड़ो। अब जो भी हो,
दोनों बेटे बस अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़े। अगर आज भाई होता तो वो ये सब देखकर अपने दोनों बेटों पर बहुत गर्व महसूस करता। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जानकी को घर में सबकी एकता और प्यार देखकर हैरानी होती है। मैं तो ठान कर ही आई हूँ कि इस बार इन सबकी दिवाली तो मैं खराब करके ही रहूंगी। और अब शुरू होगी आतिशबाजी रिश्तों की। फिर अगले दिन जब डॉली और सुरभि दोनों दिवाली की मिठाई पकवान बना रही होती हैं, तभी क्या बात है सुरभि, कितनी आसानी से तुमने इस मिठाई को आकार दे दिया। मैं तो ये सब अपने कैमरा में रिकॉर्ड करूंगी। तुम तो एकदम शेफ लेवल की निकली यार। शुक्रिया दीदी। अरे ओ कामचोर जेठानी, अपनी देवरानी की मदद कर पकवान बनाने में। हर बार तो तू दिवाली के वक्त बाहर से ही पकवान मंगवाती है, लेकिन इस बार जब तेरे साथ तेरी देवरानी है तो इससे कुछ सीख ले और थोड़ी बहुत उसकी मदद भी कर दे। ओफो माँ जी, आप रहने भी दो ना। आपको नहीं पता, डॉली दीदी बस यहाँ मेरे साथ इस गर्मी में खड़े रहकर ही बहुत बड़ी मदद कर रही है, वो भी मुझे कंपनी देकर। देखा माँ जी, पूना में नंबर 1 जेठानी। तुम दोनों किसी पागल खाने से ही छूट कर आई हो शायद। खैर, जो भी बना रहे हो आधे आधे पकवान साइड में निकाल कर रखना। भगवान जी को दिवाली की रात भोग लगाना है। जी माँ जी, हम सब जानते हैं, आप चिंता मत कीजिए। हाँ माँ जी, आप ये एक्स्ट्रा के इंस्ट्रक्शन देकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए और जाइए, जाकर आराम कीजिए, वरना आपके चेहरे का ग्लो मिट जाएगा। दिवाली की रात तो दियों से ज्यादा आपका चेहरा चमकना चाहिए और हम तीनों सास बहू की जोड़ी एकदम छा जानी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, चल अब मैं जा रही हूँ आराम करने। थोड़े टाइम में अपनी बुआ जी के पास जाकर एक बार उनसे पूछ लेना कि उन्हें कुछ चाहिए या नहीं। वो दोनों हंसते हंसते मजाक मस्ती करते हुए शाम तक सारे पकवान बनाकर रेडी कर देती हैं और वो वाकई में स्वादिष्ट बनते हैं। फिर अगले दिन सुषमा जानबूझकर बाहर से महंगे पकवान ऑर्डर करवाती हैं। अरे, ये पकवान किसने भेजे हैं? पता नहीं सुरभि, वो कोई डिलीवरी बॉय आकर गया था। उसने कहा कि इसे डॉली मैम ने मंगवाया है। शायद डॉली यही चाहती होगी कि वो अपनी दिवाली पूजा में ये महंगे महंगे पकवान रखे, ना कि तेरे हाथ के बने हुए पकवान रखे। क्या? हाँ सुरभि, देख बेटा, तुझे लगता है कि वो दिल से बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी हरकतें तो कभी कभी यही दर्शाती हैं कि वो तेरे पास बस टाइम पास के लिए अच्छी है। खैर, मुझे जो लगा वो तो मैंने बता दिया, बाकी तेरी मर्जी। इस तरह सुरभि के कान भरकर सुषमा वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन, अरे दीदी, आज आपने ही चाय नाश्ता बनाकर लाया? हाँ, वो मुझे बोर हो रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ काम ही कर लेती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी दोनों बहुएं छत पर बैठकर टाइम पास कर रही हैं। उन्हें तो मैंने आवाज भी लगाई और कहा कि अपनी सास के लिए नाश्ता बना दो, तो उन्होंने आपस में ये कहा कि ना जाने ये बुढ़िया कब मरेगी। इसके लिए काम करते करते तो हम दोनों थक गई हैं। फालतू का बोझ है वो इस घर में। क्या? उन दोनों ने ऐसा कहा? हाँ, अब तुम ही देख लो। मुझे इतना बुरा लगा, लेकिन मैं किस मुंह से लड़ूं उनसे? तुम तो बड़ी तारीफें करती थी ना उनकी फोन पर, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे इनके असली रूप दिखने लगे हैं। इसीलिए कहा था मैंने कि इनके साथ जरा सख्ती से पेश आया करो। तुम तो पल में सख्ती से पेश आती हो और दूसरे ही पल में बहुत प्यार से पेश आती हो। और ऐसा खट्टा मीठा स्वभाव रखने से कुछ भी नहीं होने वाला। सास को हमेशा अपनी बहुओं पर काबू रखना चाहिए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। सीधे सीधे मेरे मरने की राह देख रही है ये दोनों। इतनी बुज़दिल है मेरी दोनों भी बहुएं। ए ऊपर वाले, ये सुनने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया तूने? बेचारी जानकी, इसे लगा कि इसकी बहुएं ने वाकई में इसके बारे में ऐसा कुछ कहा है, जबकि मैं तो बस इन सास बहू और देवरानी जेठानी में फूट डाल रही हूँ ताकि ये तीनों जिस हंसती खेलती गृहस्थी पर इतना उड़ती है वो जलकर राख हो जाए। अब सुषमा अपनी दोनों बहुओं से कटी कटी सी रहती है
वही दूसरी तरफ, अरे डॉली बेटा, तू इतने अमीर घराने से है, फिर भी तुझ में जरा भी घमंड नहीं है। सच में बेटा, तेरा ये स्वभाव तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया बुआ जी। लेकिन एक बात बताऊं, तू अपनी इस अच्छाई को जरा संभल कर बटोरा कर, क्योंकि इस जीवन में जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। मतलब, आप कहना क्या चाहती हो बुआ जी? मेरे कहने का मतलब ये है कि सुरभि तेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती। अब कल रात की ही बात है, जब वो सोने से पहले रसोई साफ कर रही थी, तभी उसने मुझसे कहा कि डॉली वाकई में मुझे अपनी गुलाम ही समझती है। काय की सुंदर दिखती है वो। बस महंगा मेकअप और स्टाइलिश कपड़े पहनने से सुंदर थोड़ी ना होता है कोई। खुद का तो उसके पास कुछ भी नहीं है, बस अपने पिता के पैसों के दम पर उड़ती रहती है। अरे उसकी बातों से तो यह साफ साफ झलक रहा था कि वो तेरी सुंदरता, अमीरी और हर एक चीज से जलती है, और उसके मन में तेरे प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। नहीं बुआ जी, यह सच नहीं हो सकता। अरे यही सच है डॉली, और मैं भला तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? कसम ऊपर वाले की, जो जो सुरभि ने मुझसे कहा, मैं वही आकर तुझे बता रही हूँ। क्या? देख बेटा, मैं तुम दोनों के बीच कोई आग नहीं लगाना चाहती, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों का ये अटूट रिश्ता टूट जाए। लेकिन तेरी बुआ सास होने के नाते अब ये तो मेरा फर्ज है ना कि तुझे सच्चाई से रूबरू कराऊं। इसलिए अब तो उससे लड़ने मत चली जाना, सीधे सीधे उससे दूरियां बनाने लग जा। अरे ऐसे लोगों से तू जितना दूर रहोगी उतनी ही सुखी रहोगी, और ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है। हाँ बुआ जी, शायद आप सही कह रही हो। थैंक्स हाँ, मेरी चिंता करके मुझे सच्चाई बताने के लिए। अरे उसमें कैसा थैंक्स बेटा, तू तो मेरी बहू है ना, और मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अब डॉली सुरभि से एकदम ना के बराबर बातचीत करती है, जिससे सुरभि काफी हैरान हो जाती है। फिर ऐसे ही एक रोज, ना जाने दीदी को क्या हुआ है, आज ऊपर उनकी मंजिल पर दिवाली की पार्टी है और उनके सभी दोस्त आने वाले हैं। लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं, और ना ही ठीक से इस विषय पर मुझसे बातचीत की। एक बात बताओ सुरभि, कल ही मैंने डॉली को फोन पर अपनी सहेलियों से बात करते हुए सुना था। कह रही थी वो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी गरीब देवरानी उसकी अमीरों वाली हाई क्लास दिवाली पार्टी में शामिल होकर उसकी इज्जत खराब करे। क्या? हाँ बेटा, उस दिन भी मैंने तुझे कहा था ना कि उसने महंगे पकवान और मिठाई मंगवाई है, क्योंकि उसे अपनी दिवाली पूजा में तेरे गरीबों वाले पकवान नहीं चाहिए, बल्कि अपने अमीरों वाले पकवान रखने थे। और जब उसके मन में इतना मेल भरा है, तो तू उस पर इतना अंधा प्यार और विश्वास क्यों रख रही है? शायद आप सही कह रही हो बुआ जी, दीदी ने मेरे साथ ये सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। अब दोनों बहुओं में आपस में बातचीत पूरी तरह बंद हो जाती है, और जानकी भी अपनी बहुओं से बात करती ही नहीं। घर में त्योहार के समय रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, और ये सब देखकर सुषमा बहुत खुश होती है। अरे बेटा, मैं तेरी कोई मदद कर दूं क्या? नहीं बुआ जी, मैं बना लूंगी रंगोली। वैसे उस टॉली के मुकाबले मुझे तो तेरी ये हाथ से बनी हुई रंगोली बहुत पसंद आई। उसने तो बस वो महंगे रंगोली वाले पैच लाकर बिछा दिए, लेकिन तू तो कितने मेहनत से रंगोली बना रही है। जाने दीजिए बुआ जी, उन्हें जो करना है करने दीजिए। अरे तेरी सास भी कोई कम नहीं है, वो भी उसी के द्वारा लाए हुए महंगे पैच की तारीफ कर रही थी, और तेरी इस बेहद ही सुंदर रंगोली की बुराई कर रही थी। अब डॉली अमीर है ना, इसलिए जानकी भी उसी से चिपकी हुई रहती है, एक को हाथ और दूसरे को लात। अब ये स्वभाव तो कितना गलत है ना। इस तरह से सुषमा सुरभि के कान भरकर उसके मन में जानकी के लिए भी जहर खोल देती है, और ऐसे ही वो डॉली के पास जाकर भी वो उसे अपनी सास के खिलाफ कर देती है। उनके घर में अशांति फैलाकर अब वो अपने घर को निकलने लगती है। भाई वाह, मजा ही आ गया मुझे। जिस मकसद से मैं यहाँ पर आई थी वो आखिरकार पूरा हो ही गया। इस हंसते खेलते जगमगाते हुए घर में आज उदासी, अशांति और रिश्तों में खटास है। चलो, इसी बात पर मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ।
और अब तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन आधे रास्ते में पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो अपनी पर्स वही भूल चुकी है। फिर जब वो पर्स लेने वापस वहां जाती है, तब तीनों सास बहू को आपस में हंसते और गप्पे मारते हुए देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखना सुरभि, माँ जी को तो मैं दिवाली की रात में एकदम माधुरी दीक्षित की तरह सजाऊंगी और वो तुझसे और मुझसे भी ज्यादा जवान लगेगी। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? पागल कही की। क्या दीदी, आप भी ना। अच्छा चलो, मैंने बनाई हुई मिठाई खा कर देखते हैं। घर से बला टली है तो मुंह मीठा तो होना ही चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। वाओ सुरभि, दुनिया के सारे महंगे हलवाई फेल हुए हैं तेरे हाथ की मिठाई के सामने। अमेजिंग यार। धन्यवाद दीदी। और ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों तो एक दूसरे से नाराज थी ना? अरे मैं जोकर हूँ क्या, जो इस तरह हंसे जा रही हो तुम तीनों? यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? आपको क्या लगा दीदी कि आप यहाँ आकर फूट डालोगी और हम तीनों में दरार आ जाएगी? ऐसा ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। हाँ बुआ जी, हमें सब समझ आ चुका था और हमने आपको हमारे आपस में आग लगाते हुए देख भी लिया था और इसीलिए हमने आपस में ऐसे नाराज होने और लड़ने झगड़ने का नाटक किया ताकि आपको वो सब सच लगे। क्या कहो? इसका मतलब मेरे साथ धोखा किया है तुमने? हाँ बुआ जी, आपके घर में हमारे घर की तरह सुख शांति और खुशियां नहीं है, तो इसीलिए जलन के मारे आप हमारे घर की शांति भंग करने आ गई ना। अरे ये सब करते हुए आपको शर्म कैसे नहीं आई? ये तो आपके स्वर्गवासी भाई का ही घर है। जरा सोचिए, ये सब देखकर उनकी आत्मा कितनी दुखी हुई होगी। एक बहन होने के नाते लानत है आप पर। अपने ही घर में बहुओं के सामने आपकी दाल नहीं गल पाई, इसलिए यहाँ पर हमारा घर तोड़ने आ गई आप। लेकिन हम तीनों का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी एरा गेरा आकर इसे तोड़ सके। हम दोनों बहनों जैसी हैं और हमारी सास तो हमारी सगी माँ के समान है। हाँ बुआ जी, माँ जी चाहे हमें कितने भी कड़वे ताने क्यों ना दे दे, लेकिन ये बात तो हम भी जानते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करती हैं और वो भी ये जानती हैं कि हम दोनों भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। अब देख क्या रही हो आप? इससे पहले कि हम आपकी इज्जत और उतारे, दफा हो जाइए यहाँ से। आज से आप हमारी कोई नहीं और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ आना तो दूर, आने के बारे में सोचना भी मत। हाँ बुआ जी, हमें दिवाली का त्योहार अच्छे से मनाना है, इसलिए बुराई और गंदगी की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। निकल जाइए यहाँ से, वरना हम दोनों ढिंचाक बहुए आपको एकदम अच्छी तरीके से निकालेंगे। फिर आप जिंदगी भर उस बेइज्जती को कभी नहीं भूल पाओगी। सुषमा उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती और गुस्से में आकर वो वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद में पूरा परिवार साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं।